अस्सलाम वालेकुम अंकल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वालेकुम अपना सलाम। कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकालने का। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना तारुफ़ करें, नाम, उम्र, आपका पाकिस्तान से ताल्लुक़ क्या है, बैकग्राउंड क्या है आपका? जी, मेरा नाम साहबज़ादा अतीक रहमान है। उम्र आप खुद जज कर लीजिएगा क्या है। ओके, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक गुजरात शहर से है। जी। मेरी एक बहुत मज़हबी फ़ैमिली से मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े आलिम थे। हुँ, हुँ। पूरे पाकिस्तान में उनके मुरीदीन और उनके शागिर्द पूरी दुनिया में बल्कि हैं। और एक मिडल क्लास फ़ैमिली से ताल्लुक है मेरा। तालीम कहाँ से हासिल की जी, और मैंने किस दर्जे तक? मैंने मैट्रिक पब्लिक मॉडल हाई स्कूल से किया और एफएससी मैंने सर सैयद डिग्री कॉलेज से की। और उसके कुछ अरसे के बाद मैं सफ़र किया, हिजरत की और हुँ, मैं स्विट्ज़रलैंड आ गया। मेरे वहाँ पे मामू थे, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, बुलाया। हुँ। वहाँ चंद माह रहने के बाद फिर मैं 93 के बिल्कुल शुरू अवाइल में मैं फ्रांस में आ गया। आप शादीशुदा हैं? अगर हाँ, तो आपकी अहलिया पाकिस्तानी हैं? जी, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ़ जो है वो पाकिस्तानी है। आपके बच्चे यहाँ पे रहते हैं या जी, पाकिस्तान में? नहीं, इधर फ्रांस में मेरे बच्चे रहते आपने थोड़ा-सा ज़िक्र किया है, आप पाकिस्तान से अपने मामू के पास यहाँ पर आए थे। मगर क्या क्या हालात बने? क्या आपने हिजरत का सोचा? हैं। जिस शहर से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे एक हँसने वाली थोड़ी-सी बात है या कुछ भी आप कह लें कि वहाँ पे जब अक्सरियत नौजवानों की जब वो मैट्रिक या एफए कर लेती है, तो हुँ, उसके बाद जब उनसे सवाल किया जाता है कि आगे क्या करना है, तो हुँ, उनमें से अक्सरियत का जवाब ये होता है मेरे मामू, चाचू, खालू, बड़ा भाई या वालिद साहब यूरोप में, अमेरिका में होते हैं, मैंने वहीं जाना है। हुँ, बस यही समझे कि मैं भी उनमें से था। हुँ, मेरे बड़े भाई यहाँ फ्रांस में थे, हुँ, तो मैं भी फिर उनके पास यहाँ पे फ्रांस में ही आ गया। हुँ। तो कभी आपने ये सोचा था यानी इस ख़ाके से, इस इमेजिनेशन से आगे आपने कभी सोचा था कि यूरोप रियलिटी में है क्या? या बस पहले यही था कि बस चले जाना है, वहाँ पे जो होगा देखा जाएगा? उस वक़्त तो जब मैं आया तो उस वक़्त तो इतना ना तो सोशल मीडिया था, ना कुछ था, ना इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। जैसे आज तो एक क्लिक पे आपके सामने पूरा फ्रांस या पूरा यूरोप खुल जाता है। तो आज भी आप अगर लोगों को यूरोप के असल हक़ाइक़ और हकीकत बताएँ तो वो वहाँ पे जो नौजवान है वो उस पे यकीन नहीं करता। बिल्कुल। तो मैं आज से आपको 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हुँ, तो खुद सोच लें कि अगर कोई यूरोप के बारे में बताता भी होगा हुँ। तो हम यकीन नहीं करते थे। और बल्कि मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि यहाँ से जाके वहाँ पे जो मुझसे थोड़ी नौजवान लोग थे, मुझसे कम उम्र थे, कि अगर यूरोप की कोई बात हुई है या परदेश की बात हुई है तो उनको अगर हक़ाइक़ बताने की कोशिश की है तो आगे से हँस के मज़ाक में टाल देते हैं, जैसे हम उनको गलत गाइड कर रहे हैं या हुँ, हम उनसे गलत बयानी कर रहे हैं। हुँ। तो ये या हम मसला ये उनकी कि बुराई चाहते हैं, हम जी, उनको नहीं चाहते कि वो भी वो आएँ। भी हैं, वो ये और हुँ, वो तो बड़ा साफ कहते हैं जी कि अगर वो ऐसे ही है तो आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? ये नहीं हुँ, सोचते कि जो बंदा वहाँ पे सेटल हो चुका है, उसने 5 साल या 10 साल या 15 साल एक मेहनत की है, उसके बाद आज वो इन हालात में आया। अक्सरियत आज भी वहाँ पे यूरोप में मज़दूरी कर रही है। बिल्कुल। और असल में जब यहाँ से हम लोग जाते हैं 1 वीक, 2 वीक, 15 दिन, महीने के लिए, हुँ, तो लाज़मी बात है कि वो कुछ बचत करके जाते हैं, उनके पास कुछ बिल्कुल। पैसे होते हैं, तो जो 1 महीना हम वहाँ रहते हैं, हम दोस्तों को, रिश्तेदारों को कुछ तोहफ़े-तोहफ़े देते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में उनको खाना वगैरह खिलाने ले जाते हैं। जो 1 महीना हम रहते हैं, वो हम अच्छे कपड़े पहन के वहाँ पे घूमते-फिरते हैं, थोड़ा बहुत खर्च करते हैं। तो असल में वहाँ पे जो फिर जो लोग होते हैं, जो नौजवान हैं, वो समझते हैं कि शायद यार इनकी ये ज़िंदगी वहाँ भी ऐसे गुज़रती है। हुँ, हालाँकि ये ऐसा नहीं है। हुँ, फ्रांस में रहने वाला कोई भी शख़्स वो 2000 यूरो महीने का कमा रहा है या 20,000 यूरो महीने का कमा रहा है, जो जितना ज़्यादा कमा रहा है उसको यहाँ पे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। उसको सुबह 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे उठ के एक प्रॉपर टाइम के मुताबिक काम पे जाना पड़ता है, अपनी अपॉइंटमेंट भुगतानी पड़ती हैं और उसको महीने में या हफ़्ते में 30% टैक्स भी देना पड़ता देना है। पड़े वो। तो वहाँ हुँ, पे ऐसा रिवाज में असल में नहीं है। पाकिस्तान में हुँ, रिवाज ये है कि जो जितना अमीर होता जाता है, वो उतना ज़्यादा फ़ारग होता जाता है। वहाँ पे हुँ, लोग आपको सस्ते मिल जाते हैं, जो आपका हुँ, काम सँभालते हैं, जो कानूनी रुकावटें हैं वो बहुत कम हैं। हुँ, वहाँ पे जैसे कहते हैं कि फ़ाइल को पहिये लग जाते हैं, आप पैसे दें और
जायज़ नाजायज़ हर किस्म का काम करवा लें। हुँ, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे दूसरा यहाँ के लोगों की एक रूटीन लाइफ बन जाती है कि हुँ, लोग यहाँ पे मुतहर्रक रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। ये नहीं चाहते कि बेशक उनका काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं तो अब सुस्त होके घर बैठ जाएँ। यहाँ पे जितना बड़ा कोई पथरून है, जितना बड़ा कोई कारोबारी बंदा है, उतना ज़्यादा टाइम अपने काम को देता है। वो बिल्कुल, अपने जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं, जो उसके पास काम करने वाले लोग हैं, उनसे पहले अपने ऑफ़िस में पहुँचता है और बिल्कुल, उनके जाने के बाद अपने ऑफ़िस से जाता है। तो बिल्कुल। वहाँ पे क्योंकि ऐसा रिवाज नहीं है, हुँ, तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो यही समझती है कि जी ये जिस तरह यहाँ पे अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छा खा रहा है, तो शायद वहाँ भी इसकी ज़िंदगी ऐसे ही हर गुज़रती है, रोज़ हालाँकि इसी तरह की होगी। ऐसा नहीं है। अब आपका यहाँ पे फ्रांस में कानूनी तौर पे क्या स्टेटस है? आपने नेशनैलिटी ली है, जी, पेपर मैं वगैरह? मेरे तकरीबन 2005 से मेरे पास फ्रेंच नेशनैलिटी है, बल्कि पूरी फैमिली के पास ही फ्रेंच नेशनैलिटी है। जो लोग यहाँ पे होते हैं और जिस तरह से कहीं पाकिस्तानी पैट्रियटिज़्म में वो नेशनैलिटी लेना पसंद नहीं करते, आपकी उनके बारे में क्या राय होगी? देखिए, हर बंदे की एक अपनी सोच है और अपना अंदाज़ है सोचने का। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई एक पॉज़िटिव सोच नहीं है। हुँ, तो पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तान और फ्रांस के जो आपस के बायलैटरल जो तल्लुकात हैं, जो उसका ये फ़ायदा भी हमें है कि हम ड्यूल नेशनैलिटी का हमारे पास राइट है। बिल्कुल, तो एक अगर चीज़ का हमारे पास राइट है तो हम वो क्यों ना करें? बिल्कुल। जब हमें फ्रांस हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत इजाज़त देती है कि हम पाकिस्तानी शहरियत भी रख सकते हैं और फ्रेंच शहरियत भी रख सकते हैं, तो फिर क्या नुकसान है ना लेने का? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर एक शख्स के पास राइट है कि वो फ्रेंच नेशनैलिटी, फ्रेंच शहरियत ले सकता है, तो हुँ, उसका उसको कोई फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। ये जो पाकिस्तान में आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं जी कि वहाँ पे जी आपको वहाँ का उनका खलफ़ लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मैंने तो जाके फ्रेंच नेशनल खुद भी ली, मेरी फैमिली ने की, दोस्तों के साथ मैं गया हूँ, तो मैंने तो यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं देखा जी कि आपको कोई ऐसा हल्फ़ देना पड़ा ये हो। तो अगर आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ पे आपके बच्चे रह रहे हैं, मैं तो ये तो मानता हूँ मेरा मुल्क तो चलो पाकिस्तान हो गया, हुँ, मेरे बच्चों का मुल्क तो ये है ना, हुँ, फ्रेंच नेशनैलिटी लेने का आपको कोई फ़ायदा ही है, हुँ, मुझे उसमें नुकसान नहीं नज़र आया। हुँ, क्योंकि अब आप ये देख लें कि मिसाल के तौर पे दुनिया के कितने ज़्यादा ममालिक हैं कि जब आपके पास फ्रेंच पासपोर्ट है तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आप 1 वीक 2 वीक के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखना चाहिए। हुँ, हमारी पहचान, हमारी मिट्टी, हमारा वतन, हमारा सब कुछ पाकिस्तान है। हुँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर आप फ्रेंच नेशनैलिटी लेते हैं, फ्रेंच शहरियत लेते हैं, तो उससे आपकी कोई पाकिस्तानी शहरियत पे या जो आपकी पाकिस्तानी पहचान है, उस पे कोई मनफ़ी असर पड़ता है। हुँ, मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें करने वालों की अक्सरियत जो है, या तो उन्होंने आज तक ज़िंदगी में परदेस गए नहीं, यूरोप हुँ, में आए नहीं, हुँ, या फिर वो उन ममालिक में रह रहे हैं कि जहाँ पे उनको वाक़ई ही दूसरे या तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। हुँ, यहाँ भी मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे बहुत अच्छे हालात हैं, यहाँ भी बहुत सारे यहाँ की जो कम्युनिटी है, वो जो गैर मुल्की हैं, उनको पसंद नहीं करते। हुँ, लेकिन कम अज़ कम जो रियासत है वो आपके हकूक़ के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाती, या आप में अगर आपके पास फ्रेंच नेशनैलिटी नहीं है, आपके पास सिर्फ़ जो रहायशी कार्ड है और एक शख़्स के पास फ्रेंच कार्ड है, तो उन दोनों के हकूक़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, ये नहीं हो सकता कि वो सुपीरियर है और आपको उसके मुकाबले में जो है थोड़ा पीछे रखा जा रहा है। डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, ये मैं बिल्कुल, समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। फ्रांस में आपने पहले बताया कि आप पहले स्विट्ज़रलैंड आए थे। हुँ। तो हम फिर ये सवाल इस तरह से ढाल सकते हैं कि आप जब स्विट्ज़रलैंड सबसे पहले आए हैं, तो जो पहले कुछ दिन थे, उनमें पहले तो ये आपकी रिहाइश का किस तरह से मामला सेटल हुआ और ये कि आपके पहले तासुरात जो थे, वो क्या थे? मैं असल में स्विट्ज़रलैंड आया था क्योंकि मेरे मामू थे, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं वीज़े के ज़रिए आया। लेकिन मेरा शुरू से ये था कि मेरे बड़े भाई फ्रांस में थे और मैंने उनके पास ही आना था। मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं किसी एजेंट वगैरह के ज़रिए जाऊँ जो। तो तकरीबन 2 माह से ज़ायद मैं वहाँ पे रहा स्विस, तो मेरे बड़े भाई मुझे वहाँ पे मिलने आए। तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा मैंने फ्रांस जाना। तो उन्होंने कहा कि तुम फ्रांस आके क्या करोगे? हुँ,
मैंने कहा कोई भी काम। तो मेरे हुँ, बड़े भाई ने बड़ा, मुझे आज भी बड़ी अच्छे से बड़े हैरान होकर मुझे देखा, क्योंकि मैंने एफएससी के बाद तकरीबन 2-3 साल जो है ना पाकिस्तान में सिर्फ सियासत कह लें या जो वहाँ पे नौजवान करते हैं कोई काम काज नहीं, घर से बस सुबह खाना खाया, मोटरसाइकिल ली हुँ, और बाहर निकल गए। मैं उस वक्त वहाँ पे यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी भी था। हुँ, तो सारा दिन यही सियासी मार धाड़ ये वो सब कुछ, इधर से उस ऑफिस से वो। तो वो समझते थे कि ये इसने जो 2-3 साल अपना वहाँ पे जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है कि कोई काम नहीं किया, तो यहाँ भी आके कोई शायद काम ना कर सके। मैंने कहा कोई भी काम? मैंने कहा जी हुँ, बिल्कुल कोई भी काम। हुँ, तो हंस पड़े। तो क्योंकि वो तो देख रहे थे कैसे हालात हैं, उनको तकरीबन 4 साल फ्रांस में हो चुके थे। तो वही बात हुई जब मैं फिर फ्रांस आ गया, मैं कुछ 10-15 दिन में घर रहा, तो मेरे मेरे भाई का एक छोटा सा घर अलहदा था और उनका एक कमरा था एक हॉस्टल में फॉयर में, वहाँ पे उनका एक दोस्त रहता था। तो फिर मुझे उन्होंने उसके साथ ही रखवाया। तो वो मुझे 10-15 दिन कहते यार चलो मैं तुम्हें आज अपने साथ काम पे ले चलूँ, तो मैं उसके साथ काम पे चला गया। तो वो ये बिजली की वायरिंग का काम था, इलेक्ट्रिसिटी का। हुँ, तो मुझे तो वो ले गया देखने के लिए, लेकिन मैंने कहा क्यों, मैं फारिग, तो मैं उसके साथ काम करने करने लगा। लगा। तो 2-3 दिन मैं गया उसके साथ, तो उसका जो पथरून वो दिन में एक चक्कर लगाता था। हुँ, पहले दिन उसने उससे पूछा कौन है, तो उसने कहा मेरा रूममेट है, तो घर में फारिग होता है तो मैं इसको साथ ले आऊँ का काम देखे, बजाय घर रहने के। तो उस खुद ही एक दिन मुझे 4-5 दिन के बाद पथरून कहता है कि अपने काम करना है। मैंने कहा जी मैं हुँ, काम ही करना है। तो कहता है जी आप कल से पक्के हैं। वाह! फिर उसके बाद मैंने यहीं पे कुछ पाकिस्तानी फैमिली थी, एक फैमिली थी, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने उनके बच्चों को उर्दू और कुरान मजीद पढ़ाना शुरू किया। हुँ, तो मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं मंडे को सुबह निकलता था घर से, काम करता था 5 बजे तक। उसके बाद मैं ट्रेन पे, 2-3 फैमिली थी, एक फैमिली की तरफ जाता था, यानी मैं तकरीबन शाम को 9 से 10 बजे घर आता था। और ये मेरी रूटीन पूरे 5 दिन थी। फिर सैटरडे को भी मेरी वो ज़रा कम होती थी, सैटरडे में सिर्फ 2-4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं हॉस्टल से एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, एक दोस्त था भाई का, उनके साथ, क्योंकि उनकी शादी हुई तो उन्होंने चेंज किया। अलहदा रह रहे थे वो तो। हुँ, लेकिन उनको क्योंकि वो शादी के लिए एक डोमिसाइल चाहिए था, तो उनको एक फ्लैट लेना पड़ा अलहदा, तो वो अकेले किराया नहीं दे सकते। तो भाई ने कहा यार प्लीज़ तुम आप इनके साथ शिफ्ट हो जाओ। तो हम दोनों रहते थे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं रात को 10 बजे भी आऊँ, तो मैं जो मेरी बारी की हंडिया होती थी मैं वो बना के, कई दफ़ा वीकेंड पे मैं ये करता था कि जब ये सारे कोई घूमने फिरने चले जाते थे, तो मैं 2 हंडिया बना के उनको फ्रिज डाल के, ताकि कोई मुझे ये ना कहे यार तुम अपने काम के लिए जाते हो तो अपनी बारी। तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़ा खुश होता, ये नहीं मैं कहता हुँ, कि मैं जी 18-18 घंटे काम करता था मैं मर जाता था, नहीं, मुझे, मैं बड़ा खुश था। मुझे हुँ, बल्कि कई दफ़ा मेरे भाइयों दोस्त, यार तू इतना काम क्यों करता है? मैंने हुँ, कहा यार मसला ये है कि मैंने जो आखिरी 2-3 साल कॉलेज लाइफ के बाद जो मैंने पाकिस्तान में गुजारे हैं ना, मैंने बड़ी अय्याशी की है। हुँ, तो भाई अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारी है। तो अब मेरे पास पेपर भी नहीं है। हुँ, तो अल्लाह ना करे कल को मैं डिपोर्ट हो जाता हूँ, तो मैं हुँ, नहीं चाहता कि मैं सर नीचे करके पाकिस्तान जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना काम करूँ कि खुदा न खास्ता कल को मुझे गवर्नमेंट यहाँ से निकाल दे, मैं पाकिस्तान जाऊँ, तो मैं सर उठा के जाऊँ कि मैं जो साल 2 साल 3 साल रहे मैंने अच्छी काम तरह से किया और करा। अच्छी कमाई हुँ। की है। तो ये मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, ये स्विच आपके किस तरह से आई? इसी वजह से था कि आप यानी आपकी वोलंते थी कि आप जब वापस जाएँ, तो आप अपना आपका सर यानी सीधा हो? मैं अपने बारे में तो उस तरह का सही तजिया नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं बड़ी जल्दी चीज़ों को जो है ना अपने आप को उनके मुताबिक ढाल लेता हूँ। हुँ, मैं जब ये मेरा प्रोग्राम बन गया था ना कि अब मैंने बाहर जाना है, तो फिर मेरा यही था कि अब जाना है तो फिर हाँ, कोई भी काम किसी ने करना है। मज़दूरी हो, काम करना हुँ, है, वो फिर करना है। हुँ, और आज भी इस उम्र में भी आकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना तो काम से थकता हूँ, ना काम से घबराता हूँ। और हुँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बल्कि काफ़ी काफ़ी दोस्त हैरान भी होते हैं जी कि आप सहाफ़त भी कर रहे हैं, आप बातिमा भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल। फ़लाँ एसोसिएशन के साथ भी हैं, आप फ़लाँ एसोसिएशन के साथ भी हैं, ये वो। हुँ, तो ये है कि उसमें आपको आपको थोड़ा-सा जो
अपना टाइम है, मैं समझता हूँ या अपनी फैमिली का टाइम है, उसकी थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। हुँ, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा फैमिली को जो है काफ़ी दिक्कत होती है। दिक्कत भी होती है, एतराज़ भी होती है, हुँ, नाराज़गी भी होती है। हुँ, तो ये है कि फिर आप जब वो इतने सारे बखेड़ू में पड़ते हैं, हुँ, तो फिर आपको अपना जो टाइम है उसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, हुँ, तो आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। हुँ। हम तासुरात की बात कर रहे थे, ये रह गया। जब आप पहले आए, कोई कल्चरल शॉक, कोई इस तरह से जो आपके ज़हन में रह गया हो और अभी तक आप उसके बारे में कभी-कभार सोचते हो कि ये बात इसने मुझे हैरान कर दिया था या अ, असर किया था मेरे ऊपर? मुझे अगर आपके हैरान करने की बात, तो मैं समझता हूँ हैरान करने की इस माशरे में ये बात है कि मैं अपनी बात करता हूँ कि इस माशरे में आके, हालांकि वो जो चीज़ें जो हमारा दीन हमें सिखाता है, हम बचपन में पढ़ते हैं, हमारे फैमिली वाले घर वाले हमें सिखाते भी हैं, लेकिन हमें अपने माशरे में उसका प्रैक्टिकली जो अमली तौर पे वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल। वो हुँ, चीज़ें यहाँ पे हम इन लोगों को, क्योंकि हम जब पाकिस्तान से निकलते हैं तो हमारे लिए ना कोई फ्रेंच होता है ना जर्मन, हमारे लिए सब अंग्रेज़ होते हैं। हुँ, आप आज भी पाकिस्तान में किसी से बात करें तो अच्छा अंग्रेज़, ये वो एक तासुर हुँ, बन गया है। तो इन लोगों के पास, जिनको हम लोग काफ़र कहते हैं या अंग्रेज़ कहते हैं, मैं समझता हूँ कि इंसानियत के लिए, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं रियासत की, हुकूमत की, यूरोपियन हुकूमत जो है उनकी बातें नहीं कर रहा, मैं जो आम पब्लिक है यहाँ की, कि इन लोगों में इंसानियत हमसे बहुत ज़्यादा है। किसी भी शाम को किसी भी चौक में चले जाएँ या बस्ती में चले जाएँ, रिपब्लिक गार्डन में, आपको सैकड़ों फ्रेंच लोग मिलेंगे जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ना उनको कोई तस्वीर का शौक है, ना किसी खबर की ज़रूरत है, बस वो कर रहे हैं। और बहुत अरसा पहले, अब तो शायद उससे ज़्यादा होगा, कि आज से काफ़ी अरसा पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी और पढ़ा भी, कि फ्रांस की 6.5 करोड़ आबादी थी उस वक़्त, अब तो मेरे ख़्याल है 6 करोड़ 70 लाख करीब हो गई है, कि 6.5 करोड़ आबादी में 1 करोड़ लोग जो हैं, वो मुख्तलिफ़ एनजीओ के साथ जो एसोसिएशंस हैं समाजी और फलाही जो लोग हैं, 1 करोड़ से ज़ायद लोग रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं। आप हुँ, देखें कि हर 7 में से या साढ़े 6 फ्रेंच लोगों में से 1 बंदा जो है वो वो एक्टिवली काम कर रज़ाकाराना रहा है। तौर पे इंसानियत के लिए लोगों पे काम कर रहा है, जो हमारे यहाँ बहुत कम है। हुँ, अगर हम एक तरफ देखें तो कहते हैं जी कि पाकिस्तान में सदका खैरात करने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा 5वें 6ठे नंबर पे हैं। हुँ, लेकिन जो एक मुआशरे की तरतीब है, जो एक बच्चे को बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है, हुँ। मैं समझता हूँ कि उसकी हमारे माशरे में बहुत सारी कमी है। ये जो आप बात कर रहे थे वक़्त मैनेजमेंट की, कि एक बंदे के पास ज़्यादा से ज़्यादा काम आता जाता है और वो अपने शेड्यूल को उस तरह से ढालता है, अपने दिन को इस तरह से ढालता है कि वो सारे काम कर सके। एक तरह से अगर हम देखें इस माशरे में, जिस तरह से बच्चा छोटा होता है, उसने पहले स्कूल जाना है, फिर उसने जूडो पे जाना है, फिर उसने म्यूज़िक का लेसन लेना है। तो एक तरह से उनकी ये होती है कि भाई स्कूल हर चीज़ नहीं है। और ये क्या आपने ये सारी एक्टिविटीज़ भी करनी है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। आपकी एक रूटीन है जो आपने फ़ॉलो करनी है हर दिन। तो फिर इस तरह से जब आप काम भी कर रहे होते हैं तो फिर आप कहते हैं अच्छा यही टाइम मेरे पास फ़ारग है, इसका मैं क्या करूँ? तो फिर आप उसको एसोसिएशन के लिए या किसी फलाही काम के लिए पेश कर सकते हैं कि भई इसमें मैं मैं दे समझता हूँ सकता कि हूँ। ये माशरा जो हम लोग देखते भी हैं और पहले सुनते भी आए हैं, और हमारे यहाँ ये बहुत सारा लिखा भी जाता है कि जी ये लोग 18 साल के बाद बच्चे को घर से निकाल देते हैं, ये बच्चा खुद हुँ, चला जाता है। मैं समझता हूँ ये बच्चे को इस काबिल कर देते हैं। बिल्कुल। यहाँ का जो माशरा है वो एक बच्चे को जब वो 18 साल का होता है तो उन्होंने उसकी तरबियत ऐसी कर दी होती है, इस काबिल हो जाता है कि वो 18 साल का होने के बाद अपनी ज़िंदगी अकेला गुजार सकता है। बिल्कुल। हमारे वहाँ पे 35 साल का बंदा हो जाता है, शादी उसकी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, वो माँ-बाप के साथ रह रहा है, कल माँ-बाप उसको कहें कि जी तू अलहदा हो जा, तो उसको समझ नहीं आती कि मैं अगर अलहदा हो जाऊँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारूँगा। बिल्कुल। हमारे वहाँ पे बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ तालीम दिलाते हैं, और मैं समझता हूँ हमारे वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो फ्रांस के प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा महँगे हैं। हुँ, पहले ये बात है, यहाँ पे तो हो सकता है 50 स्कूल जो हैं गवर्नमेंट के, तो एक प्राइवेट स्कूल आपको मिले।
आपको बिल्कुल, अपने इर्द-गिर्द 15-20 किलोमीटर में स्कूल ही नहीं प्राइवेट मिलेगा, बहुत कम प्राइवेट बिल्कुल, स्कूल हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उसको पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान के जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी फ़ीसें फ्रांस के प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा है। बेशक आप उनको यूरो के साथ जो उम, कर लें उसका कन्वर्जन नाशन कर लें। कन्वर्जन कर लें, तो फिर भी वहाँ का यहाँ पे अगर एक बच्चे का 100 यूरो बनता है हुँ, महीने का, तो वहाँ पे उसी लेवल के बच्चे का हो सकता है 200 यूरो बनता हो। लेकिन हुँ, ना तो वो एजुकेशन है, ना ही वो तरबियत है। बिल्कुल, हमारे वहाँ पे एक माहौल बन चुका है कि बच्चे को आपने अच्छे स्कूल भेज दिया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से एक ठप्पा लग गया है, एंड ठप्पा इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल थिंग। ठीक वहाँ पे ये हुँ, नहीं देखा जाता कि बच्चा, अब जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि बच्चों को बहुत-बहुत अमीर फैमिलीज़ हैं, लेकिन जब बच्चा 16 साल का होता है, तो स्कूल की तरफ से उसके लिए एक लाज़मी है कि वो 2 वीक का एक कोर्स करे, कहीं भी जाए, किसी दुकान पे जाए, किसी कारखाने में जाए, किसी फैक्ट्री में जाए, किसी बिल्कुल। ऑफ़िस में जाए। हुँ, अब हो सकता है कि किसी अरबपति का बच्चा हो, हुँ, लेकिन जब वो उस ऑफ़िस में जा रहा है, तो वो हो सकता है वहाँ पे जाके सफाई भी कर रहा है। बिल्कुल। वो जहाँ पे शोकेस है वहाँ पे चीज़ें भी सेट कर रहा है। हुँ, अगर वो किसी कपड़े की दुकान पे गया तो वो जाके कपड़े भी सेट कर रहा है, ग्राहकों भी देख रहा है। कि जैसे एक नॉर्मल, ये चीज़ें बच्चों की तरबियत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जो बिल्कुल। कि हमारे माशरे में वहाँ पर नहीं है। वहाँ हुँ, पे एक अरबत्ती का बच्चा पढ़े या ना पढ़े, जैसे ही वो अच्छे बुरे नंबरों में अपने स्कूलिंग के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग होगा, वो सीधा जाके बाप के कारोबार पे बैठ जाएगा। उसको यही नहीं पता होगा कि हम मेरे बाप के कारोबार है क्या? ये कहाँ से हम चीज़ें लाते हैं, कैसे बेचते हैं, कहाँ बनती हैं, क्या बन हमारे वहाँ पे बहुत सारे कारोबार, फैक्ट्रीज़ और जो अरबपति लोग थे, वो करोड़पति हुए हैं, उसकी मेन वजह यहाँ पे। यहाँ पे तो कोई भी नौजवान ये समझते कि नहीं कि मैंने कल को अपने मेरे बाप ने जो एक एम्पायर बनाई है, मैंने वो लेनी है। हुँ, मैं खुद यहाँ पे देख चुका हूँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसके साथ हमने बहुत साल काम किया, उनके तकरीबन 600 से ज़ायद उनके पास एम्प्लॉइज़ थे, उनकी तकरीबन फ्रांस में 25-30 ब्रांचें थीं। तो हमारे यहाँ पे हमारे जो लड़के हमारे पास काम करते हैं, वो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर काम करते थे। तो वो जो कंपनी का हेड ऑफ़िस था, उससे 100 किलोमीटर था ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक दिन मैं महीने में 1-2 दफ़ा वहाँ जाता था, तो हम खाना हम दोपहर का इकट्ठा खाते थे। तो एक दिन हम खाना खा रहे लड़कों के साथ, तो एक बड़ा यंग सा लड़का आया, तो जो फोरमैन थे कंपनी के, उनके साथ जो फ्रेंड थे, तो मैंने लड़कों से पूछा ये कौन है? तो कहते हैं ये मालिक का बेटा है। हुँ, तो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है, और हमारे जो लड़के पाकिस्तानी इंडियन थे, वो उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। हुँ, तो वो बाद में मुझे बताते हैं कि ये हमारे साथ काम करता है, शाम को सफाई ये करता है। यानी जिस हुँ, कंपनी के हम सब कंट्रैक्टर्स थे, हुँ, हमारे जो मुलाजम थे, वो उस कंपनी के मालिक के बेटे को शाम को कहते थे काम खत्म हो गया, अब तू यहाँ पे सफाई कर, और वो करता था। हुँ, क्योंकि आपने अपनी जगह खुद बनानी है। आप ये देखना, और उसको उसको हुँ, नहीं था कि मेरे बाप का जो है वो इतने सैकड़ों मुलाजम है, हमारे पास इतने नहीं। वो कहता था वो काम कर रहा था, अब वो हुँ, कल को अपने बाप के साथ हो या ना हो, अगर हुँ, होगा तो उसको अपने काम की ए से जेड तक पता है, कहाँ से काम शुरू होना है, कैसे करना है। अब हुँ, ऐसे लोगों को आप जो है शिकस्त नहीं दे सकते, ना ही वो बिल्कुल, ज़िंदगी में नाकाम हो सकते। बिल्कुल। हमारा एक जनरल स्टोर था यहाँ पे, तो मैं सामान लेने जाता था ओबरविलिया में। तो वहाँ भी मैंने ये देखा कि यहूदी वो सारा उस वक़्त, आप आजकल तो वहाँ पे सारे चाइनीज़ आ गए, उस वक़्त यहूदी होते थे वहाँ पे। तो मैंने 12-12 साल के, 14-14 साल के बच्चों को जब छुट्टियाँ होती थी स्कूल वगैरह की, तो मैंने देखा था वो आके वहाँ जो शोरूम होते थे दुकान पे, वहाँ पे काम करते थे। हुँ, अब जो बच्चा 12-14 साल में अपने बाप के कारोबार के साथ लग गया और नीचे से शुरू कर रहा है, उसको पता है पैकिंग कैसे करनी है, ऑर्डर कैसे लेने हैं, कौन-सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। आप कैसे कहते हैं, हम कहते हैं जी कि फलाँ कौम ने फलाँ कारोबार पे कब्ज़ा कर लिया, हाँ, वो चाइनीज़ हैं, यहूदी हैं, कुछ। मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों ने मेहनत की है, बिल्कुल। इनके बच्चों ने मेहनत की है, हुँ, और मेहनत भी हम लोगों से बहुत ज़्यादा की है। हुँ, अगर ये कौमें आज आगे आ गई हैं, तो ये कोई मुआज़ा नहीं हुआ, और ना ही कोई अल्लाह ताला ने उनको खुसूसी तौर पे, हाँ, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पे ये नवाज़ा है कि उनके दिमाग में मेहनत भर दी है, हुँ, उनको अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना सिखा दिया। हुँ, हालाँकि हमारे माशरे में क्या है कि घर का एक फ़र्द काम करता है, बाकी 8 लोग आराम से बैठ के खाते हैं, और वो अपनी हद तक समझते हैं कि हम कोई काम करें।
और वही लोग जब यूरोप में आते हैं तो हम्म, सारे काम करते हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने भी, जिस कौम ने भी मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उसको ज़रूर नवाजा। बिल्कुल, मेहनत का सिला दिया। मेहनत और खुलूस से नीयत हो हम्म। तो आप नाकाम नहीं ज़िंदगी में होते। हम्म। शायद किस वक्त आप समझते हो कि ये मेरी नाकामी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक आजमाइश का दौर कभी कभी आता है। आप हमेशा उसमें से सुरखरू होकर निकलते हैं और अल्लाह ताला आपको हमेशा उससे पहले से ज़्यादा कामयाब करता मैं आपके काम के हवाले से थोड़ा सा और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने वो काम शुरू किया, आपको नहीं पता था, मगर ये क्या यूँ आपने वहाँ पे उसी वक़्त वो काम सीखा, और तो जो आपके इर्द-गिर्द लोग था, जो काम देने वाले थे, पाथों थे, वो किस तरह का रवैया आपके साथ अपनाते थे? है। देखिए, मैंने मजदूरी भी की है हुँ। और मैं बहुत अरसे से पथरून भी हूँ। हुँ। जब आप मजदूर होते हैं तो आपकी सोच किसी और तरह की होती है। हुँ। जब आप पथरून होते हैं तो आपकी सोच किसी और तरह की होती है। हुँ। मैं एक बात करने लगूँ कैमरे के सामने, जी। ये मैं समझता हूँ हज़ारों या लाखों पाकिस्तानी सुनेंगे और शायद उनको पसंद भी ना आए। हुँ। पाकिस्तानी मज़दूर अकेला हो तो इससे अच्छा मज़दूर नहीं है कोई। हुँ। पाकिस्तानी मज़दूर किसी फ़्रेंच के पास, किसी यहूदी के पास, किसी किसी भी तीसरे बंदे के पास काम करे, इससे अच्छा ईमानदार मज़दूर नहीं है। हुँ। पाकिस्तानी मज़दूर पाकिस्तान के पास काम करे, इससे बुरा मज़दूर कोई नहीं। जी। आपको किसी भी, हाँ, वो जो मालिक है वो सोने का भी बना हो ना, हुँ। आपको पाकिस्तानी मजदूर किसी पाकिस्तानी के पास काम करता हुआ कभी खुश नहीं मिलेगा। वही मजदूर किसी फ्रेंच के पास, किसी यहूदी के पास, किसी इंडियन के पास काम करेगा, जितना वो काम करता है उससे ज़्यादा काम भी करके देगा। हुँ। ठीक है, और कोशिश करेगा कि किस तरह मैं इसको खुश रखूं। कोई शिकायत ना हो। मुझे अब हुँ। ज़्यादा नहीं, मैं अपने जो हम मेरे इर्द गिर्द का इलाका है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे नहीं पता कराची के लोग या केपी के लोग या बलूचिस्तान के लोग, मेरा जिन लोग से ज़्यादा वास्ता है मैं उनकी बात करता हूँ हुँ। कि हम लोग, मैं अपनी मिसाल में किसी और, मैं किसी पाकिस्तानी के पास काम करते हुआ वो जितना भी अच्छा है, मुझे जितनी भी अच्छी तनख्वाह दे रहा है, मेरे तनख्वाह के अलावा, काम के अलावा, वैसे मेरी जितनी भी मुश्किलात में मदद कर रहा है, मेरी हल कर रहा है, मुझे बड़ी हद तक महसूस होगी कि मैं एक पाकिस्तानी के अंडर काम कर रहा हूँ। हुँ। हाँ, किसी फ्रेंच के अंडर काम करते हुए, किसी यहूदी या किसी और, मुझे कोई हद तक महसूस नहीं होगी, लेकिन इसकी अपने, नफ़्सियात क्या है फिर? क्या ये हतक कहाँ से आती है? ये क्यों मैं आती समझता है? हूँ कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो हमारे इलाके हैं, वो गुजरात, गुजरांवाला डिवीज़न, मंडी बहाउलदीन, इस तरह के लोग, हमारे वहाँ पे चुधराट बहुत ज़्यादा है। ये क्या होता है? चुधराट, हम चौधरी लोग हैं जैसे। ओके। तो एक, मैं समझता हूँ कि ये किसी इनफरादी शख्स का कसूर नहीं है। हुँ। एक वहाँ पे एक माशरा डेवलप ही हुआ, आप जहाँ पे बड़े होते हैं, आप अपने गिर्द वही माहौल देखते हैं। हाँ, वो हुँ। आपकी फैमिली है, आपका गाँव है, हुँ। आपका मोहल्ला है, आपके इर्द-गिर्द एक माहौल है। हुँ। तो उस उस माहौल में जब आप बड़े होते हैं तो उस फितरत को, उस चीज़ को तब्दीली होते बहुत अरसा लगता है। हुँ। अगर आप कहें जी आज आए हैं, कल चेंज हो गए, बड़ा मुश्किल है। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे आप देख लें कि हमारे लोग एक दूसरे को कबूल करने में बड़ा मुश्किल महसूस करते हैं। हुँ। पाकिस्तान में आप देख लें, सियासी जमातें हों, मजहबी जमातें हों, हर रोज़ एक जमात में से एक दूसरी जमात निकल आती है। हुँ। जब वो बड़े होते हैं, थोड़े से आगे, तो वो एक अगली जमात बना लेते हैं। हुँ। कि हमारे यहाँ पे एक माशरे में अहल बंदे को उसकी अहलियत के हवाले से कबूल करना बड़ा मुश्किल है। हुँ। हम ये नहीं कोशिश करते कि हम अपने अंदर मेहनत करके, हिम्मत करके, हौसला करके अपने अंदर वो जज़्बा पैदा करें या अपने अंदर वो अहलियत पैदा करें कि हम खुद उसकी जगह पे चले जाएँ या उससे आगे चले जाएँ। हमारी कोशिश ये होती है कि वो जो कर रहा है उसको किसी तरीके से नीचे लाएँ, हुँ। उसको नीचा दिखाएँ, वो भी उसके रास्ते में रुकावटें डालें। ये नहीं हुँ। कोशिश करते कि हम मेहनत करके आगे जाएँ।
हमारी बिल्कुल। कोशिश होती है कि जो बंदा मेहनत कर रहा है किसी तरीके से उसके रास्ते में रुकावटें डालें। जो मेहनत कर रहा है वो तो आपको ऊपर खींचेगा। अगर हुँ, आप उसको मौका दें, अगर आप उसको उसी तरह का काम दें जिस तरह का आप किसी और को दे रहे हैं, तो अगर वो आज इस जगह पे है, कल आप भी उस जगह पे पहुँच सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया पतखों का बेटा जो है वो काम कर रहा है नीचे। हुँ। मगर ये कि अगर वो सारे स्टेप्स लेता है, क्योंकि आप भी तो सारे स्टेप्स लेके ऊपर पहुँचे हैं, तो अगर वो सारे स्टेप्स लेता है, इट बिकम्स डेस्टिनी कि भई उसने पहुँचना ही पहुँचना है वहाँ पे। किस बिल्कुल। तरह कौन-सी चीज़ उसको रोक पाएगी? मगर ये कि हम चाहते हैं शॉर्टकट या तो शॉर्टकट हो मैं जाए या वो समझता हूँ भी कि उसी नींबू पे आ जाए। हमारी जो कम्युनिटी है, मैं समझता हूँ हमारे मुकाबले में जो दूसरे ममालिक की यहाँ पे कम्युनिटी है, आप देखें कि अगर किसी रेस्टोरेंट में एक श्रीलंकन चला गया ना, तो अगले 3-4 साल में उस रेस्टोरेंट में जितने भी लोग काम करने वो सारे श्रीलंकन होंगे। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, सॉलिडेरिटी है। कोई इंडियन चला गया तो वो भी ऐसा होगा। हुँ, हमारा बहुत काम है, हमारी कोशिश होती है कि हम अगर 4 पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट में काम करें तो यार किसी तरीके से 3 जो है ना यहाँ से दफ़ा हो जाए, हुँ, ये फ़ारिग हो जाए। ये है, अब शायद थोड़ी-सी चेंजिंग शुरू हो गई है, लेकिन शुरू में ये था, हम कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि किसी न किसी ना जो हमारे शऊर में है, हम किसी खौफ़ का शिकार रहते हैं। हुँ, कोई चीज़ है। कोई है कि हम हुँ, भई हम जैसे आपने सॉलिडारिटी में जितने हम अपने लोग होंगे, हुँ, उतने हम मज़बूत होंगे, उतने बिल्कुल, बेहतर होंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारा यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जानता हूँ अकेले-अकेले पाकिस्तानी यहूदियों के पास काम करते हैं, वो इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे भी नहीं। हुँ, यकीन करें कि यहूदी लाखों यूरो उनके हवाले करके सुकून से सोते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको पता है कि ये पाकिस्तानी है, ना ये फ्रॉड करेगा, ना ये भागेगा, ना कुछ। एक लड़का है मेरे पास एक लड़का काम करता है, उसके साथ वो लड़का रहता है। हुँ, कहते हैं उसको तनख्वाह भी देते हैं, जब वो साल के बाद पाकिस्तान जाता है, उसको 8-10 हज़ार यूरो वो वैसे फालतू दे देते हैं कि तू अपनी फैमिली के लिए बोनस। तोहफ़े-तोहफ़े ले जा कुछ। और आप देखेंगे वो बड़ा नॉर्मल सा लड़का है, हुँ, ना तो कोई बड़ा कोई वो पीढ़ी एक नॉर्मल जैसे मज़दूर टाइप है और उसके चाबियाँ तक उन्होंने अपने गोदामों की जिनमें लाखों करोड़ों का सामान होता है, वहाँ पे देते हैं। हुँ, ये हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना थोड़ी बहुत, वो हमारी अपनी कम्युनिटी में बिल्कुल। एक-दूसरे के दरमियान है। हुँ, लेकिन हम दूसरे लोगों के साथ हम हुँ, हमारा रवैया, इत्तेफ़ाक बहुत अच्छा है। हमारा हम लोगों को जो है एक बड़ा अच्छा इमेज देते हैं। हुँ, हाँ, हम फ्रेंच लोगों के साथ काम करते हो या किसी और के साथ। जो आप रिलेशनशिप कह रहे थे कि पाकिस्तानी अगर किसी पाकिस्तानी के साथ काम करे तो अच्छा नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी अंग्रेज के साथ काम करेगा तो अच्छा करेगा। हुँ, ये मेरे सवाल आया कि मैं इधर बड़ा भरा हूँ, तो पाकिस्तान से मेरा इतना रिश्ता स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो है, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा है कि अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तानी के साथ काम कर रहा है, तो या सिर्फ ये जो चीज़ है, अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तानी के साथ काम करेगा और अच्छा नहीं करे, सिर्फ परदेश में होता है या ये पाकिस्तान में भी नहीं ऐसा पहली होता बात है जो मैंने बात की है ना आपको वो 100% नहीं है। ये ऐसे जनरल बात है। हुँ, अक्सर ऐसा होता है? हुँ, होता है। हालाँकि मेरा ख़्याल है 70-80% जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानियों के पास ही काम करते हैं। एक हुँ, बहुत बड़ी अक्सरियत 10-20 लोग जो हैं वो लोगों के पास काम कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान में तो ये है कि मैं समझता हूँ कि वैसे ही मज़दूर का जो इस्तहसाल किया जाता है। यहाँ पे आप मज़दूर हैं, आप किसी पाकिस्तानी के पास काम करेंगे तो आपके कुछ राइट्स हैं और अगर वो 100% आपके राइट नहीं भी देता है, तो 80 या 90% आपके राइट देता है। हुँ, आप यहाँ पे अगर किसी पाकिस्तानी या फ्रेंच के पास काम कर रहे हैं, तो अगर उस पाकिस्तानी या फ्रेंच ने 10 साल में मकान अपना लिया है, तो आप कम से कम 25-30 साल में अपना छोटा-सा अपार्टमेंट, हाँ, बेशक आप मज़दूर हैं या छोटा-सा घर लेने के काबिल हैं। यानी गवर्नमेंट के कवानीन के तहत आपको इतने उजरत उसने ज़रूर देनी है कि जिससे आप एक गाड़ी ले सकें, किस्तों पे लें, घर ले सकें। पाकिस्तान में तो ये होता है कि एक बंदे के पास 10, 20, 50, 100 बंदा काम कर रहा है। वो तो हो सकता है हर महीने, दूसरे महीने एक अच्छा घर अपने लिए बना के, बेच के, खरीद दे, जो जी चाहे करे। लेकिन वो मज़दूर सारी ज़िंदगी जो है, सारी ज़िंदगी वो एक मोटरसाइकिल भी नहीं ले सकता हुँ, कि वहाँ पे इस्तक़साल इतना ज़्यादा है। दूसरा क्योंकि वहाँ पे तो हैं ही पाकिस्तानी, हुँ, तो वहाँ का ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो काम करने वाले हैं, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। कि जो काम करने वाले हैं वो मज़दूर से खुश नहीं है और जो मज़दूर है वो अपने मालिक से खुश नहीं है।
उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान में स्किल वाला बंदा नहीं है। यहाँ पे एक बच्चा जब वो 16 साल का होता है तो मेरा ख्याल है उसका 80% 90% बच्चों को पता होता है कि मैंने अब आगे ज़िंदगी में क्या करना है। मैंने किसी ऑफिस में जॉब करनी है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इलेक्ट्रिशियन बनना है, मैंने प्लम्बर बनना है। तो वो 16 17 या 18 या लीसे के बाद या बक के बाद वो उसी फील्ड में चला जाता है। हुँ, वहाँ पे आप तो यहाँ पे बड़े हुए हैं जिसमें वहाँ पे हर बच्चा जो कॉलेज तक पहुँच गया वो उसके ज़हन में एक ही बात है, मैंने या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। हालाँकि 100 बंदे की क्लास में से शायद 1 बच्चा मेरिट पे आएगा। हुँ, ठीक है? अब वो बच्चा जो 18 साल तक ये सोच रहा है मैंने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, वो मेरिट पे नहीं है। अब वो क्या है, अब वो ग्रेजुएशन करेगा। ठीक है? अब ग्रेजुएशन के बाद उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है, वो क्या है, चलें जी किसी और मजमून में वो मास्टर कर लेगा। अब मास्टर भी आप कर लें, अब मास्टर करके आप कोई स्पेशलिटी तो आपके पास है नहीं। हुँ, तो आप क्या करें, अब आप ढूंढते रहते हैं मुझे किसी ऑफिस में जॉब मिल जाए, मैं वहाँ पे ज़रा टाई लगा कर चला जाऊँ, पैसे बेशक कम हो। पाकिस्तान में जो भी कोई कारोबार कर रहा है, हाँ वो छोटा या बड़ा, हुकूमत की तरफ से जो सख्तियाँ उनको छोड़ के, जो वहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है उसको छोड़ के, या जो जो हुकूमत की तरफ से सानियाँ नहीं है उनको छोड़ के, जो लोग भी वहाँ पे अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जहाँ पे आप टैक्स ही नहीं हुकूमत को देते। अगर तो आपने एक अपना कोई कारखाना लगा लिया, दुकान बड़ी बना ली, आप कागज़ में आगे वो, अब रेडियो वाले लोग हैं बहुत, मेरे मोहल्ले का है, जब मैं अभी मैं लास्ट टाइम छुट पाकिस्तान गया हुआ था तो गुजरात, तो फार्म सबसे होती है, हम का साथ इकट्ठे बड़े हुए, कोई 2 साल छोटा है कोई 2 साल बड़ा है। तो मुझे मिला तो उसने कहता है भाईजान क्या हाल है, ठीक ठाक है। तो वो अब वो रेडी लगाता है सब्जी की। उसने मुझे कहा भाईजान मैंने अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजा है पढ़ने के लिए। ठीक है? और साथ जहाँ पे वो रेडी लगाता है उसके पीछे वो दुकान थी, वो शायद पाकिस्तानी 2 3 4 करोड़ रुपए की हो। और कहता है मैंने ये दुकान भी खरीद लिया है वो रेडी से। अब मुझे बताएं, जब एक बंदा एक ऑफिस में काम करता है पाकिस्तान में, 25,000 40,000 50,000 या ज़्यादा से ज़्यादा कोई बैंक मैनेजर 1.5 2 लाख तक, वो 1.5 2 लाख में सारी ज़िंदगी इतनी बड़ी दुकान ही ले सकता, ना अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज के पढ़ा सकता है। बिल्कुल। हुँ, हमारी पूरी कौम नौकरी के पीछे भाग रही है, बिल्कुल। कारोबार के पीछे नहीं भागती, हुँ, क्योंकि वो समझती है कि एक हमारे शऊर में है, एक नफ्सियात में, कि शायद हाथ से काम करना जो है हम लोग कुछ हद तक समझते हैं उसको। हुँ, और ये नहीं कि वो कोई बुरा काम है, हाँ वो बिजली का काम है, प्लम्बर का काम है, रंग का काम है, इन लोगों को हमारी जो नौजवान नस्ल है इसको अपनी हद तक समझती है। हालांकि हो सकता है एक रंग का काम करने वाला एक हफ्ते में इतना कमा ले कि जो ऑफिस में बैठ के पूरा महीना बंदा कमाता है वो उससे उससे हुँ, ज़्यादा उससे कमा ले। ज़्यादा। कि हुँ, ये एक हमारे वहाँ पे इस तरह की तरबियत ही नहीं बच्चे की जाती कि बेटा पढ़ना एक अलहदा बात है, आपको इससे शऊर होता है, ज़िंदगी में बहुत सारी जो मुश्किलात हैं आपकी इससे ख़त्म होती हैं, आपको आसान हल मिलते हैं। लेकिन हाथ से काम करना हुनर जो है, हुनर जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। हुनर वाली पाकिस्तान में ना होने वाली बात है कि आप बच्चे, माँ बाप की भी कोशिश इतनी नहीं है कि सिखाएं, या फिर वो जो कोई बहुत गरीब फैमिलीज़ हैं, वो बच्चे को भी 8 10 साल का होता है, उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है कि उसको किसी वर्कशॉप में डाल देते हैं, कहीं भी कर देते हैं वो। लेकिन वही बच्चा जब 8 10 साल के बाद जब उसके पास हुनर आता है तो वो पढ़े लिखे लोगों से 10 गुना ज़्यादा कमाता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ जितनी ज़्यादा हमारी आबादी है पाकिस्तान की, हमारे वहाँ पे जो जो टेक्निकल जो कॉलेज हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ज़्यादा होने चाहिए कि दूसरे स्कूल में। क्योंकि वो है ही नहीं प्रोफ़ेशनल, इसी तरह से कि आप खुद ही ऑर्गेनाइज़ कर लें, किसी को वर्कशॉप में डाल दें तो आपकी अप्रेंटिसशिप हो जाएगी, वरना कोई यानी ना कंस्ट्रक्टेड चीज़ होने के नहीं है। बराबर हैं जो हुँ, हमारे वहाँ पे जो हुँ, टेक्निकल एजुकेशन देने वाले इदारे हैं वो समझे कि ना होने के बराबर हैं। जी, और मैं समझता हूँ कि दूसरे इदारों की निस्बत वो ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल। बच्चों को आप मैट्रिक तक दें तालीम, उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर एक बच्चा किसी ऐसे अदारे में 4 साल भी लगाता है तो उसको कोई हुनर आ जाता है तो वो अपनी और अपनी फैमिली का पेट पालने के काबिल हो जाता है अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ बिल्कुल। वही बच्चा जो मैट्रिक के बाद 4 साल या 6 साल या 8 साल पढ़ता रहता है,
उसको अगले 5 6 साल 8 साल कोई जॉब ही नहीं मिलती, कोई बिल्कुल। जॉब है ही नहीं। अगर जॉब है तो वहाँ पे उसको इतनी कम सैलरी मिलती है कि उससे वो अपना जितने पैसे वो दौरान तलीम उसके वालिदैन उस पर खर्च करते हैं मंथली, वो उतने पैसे भी उसको तनख्वाह से नहीं मिलते। वक्त थोड़ा सा हम लिमिटेड हैं, बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मुझे ये होता है कि अगर और ज़्यादा टाइम होता तो हम इन सारे सवालात कि हम आपसे आपकी ओपिनियन लेते। मगर एक सवाल मैंने करना था आपसे सहाफ़त के बारे में। क्या आपने सहाफ़त भी शुरू की? जिस तरह से आपने बताया कि आपने शुरू कहीं और से किया था। फिर सहाफ़त की ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ से आपने शुरू की और कहाँ पर है आज? असल में हुआ ये कि काम तो मैं जब से फ्रांस में आया हूँ तब शुरू किया और आज तक वही काम कर रहा हूँ। हुँ, एज ए सब कंट्रैक्टर मैं खुद भी काम करता हूँ, मैं खुद भी इलेक्ट्रिशियन हूँ। हुँ, आज भी मैं अपने हाथ से काम करता हूँ। हाँ बेशक हुँ, मेरे साथ कुछ लोग भी होते हैं काम करने के लिए। सहाफ़त ऐसे हो कि यहाँ पे उस वक़्त तकरीबन रोज़ाना या दूसरे दिन अखबार पहुँच जाता था, क्योंकि 4 5 फ़्लाइट्स आती थी पाकिस्तान हुँ, से। तो कई दफ़ा तो होता था कि मसलन आज का अखबार आज ही शाम को यहाँ पे पहुँच जाता था। हुँ, तो उस वक़्त इंटरनेट वग़ैरह भी नहीं था, ना ही कोई हुँ, पाकिस्तानी टीवी चैनल थे। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग होते थे जो नवाए वक़्त में काम करते हैं, वहाँ पे जो हम यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी करते थे तो वो बाय डाक भेजते थे पाकिस्तान, तो हफ़्ते बाद वो छपता छप के था। तो आ जाता, क्योंकि जितनी देर जाती थी खाते जाते हुए। हुँ, तो वो यहाँ से यूके चले गए, हुँ, तो फिर कोई बंदा नहीं था यहाँ पे। तो मैं उस वक़्त मैं एक सियासी जमात का बड़ा एक्टिव मेंबर था। हुँ, तो यहाँ पे मुझे याद है प्रोफेसर अहसन इकबाल साहब जो मिनिस्टर भी हैं नून लीग के, उस वक़्त तो सिर्फ़ मुस्लिम लीग होती थी। हुँ, तो वो यहाँ पे आए एक दौरे पे, तो हमने उनके एज़ाज़ में खाना किया। तो मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शुरू से शौक था। जब मैं हुँ, फ्रांस आया तो आते ही मैंने एक छोटा-सा कैमरा ख़रीद लिया। तो मैं तस्वीरें वगैरह बनाता रहता था, तो मुझे दोस्त कहते हैं, "यार अभी इसकी ख़बर कैसे भेजें?" हुँ, तो साहब ने कहा, "तुम इसकी ख़बर बना के भेजो ना।" हुँ, तो तस्वीरें तो वैसे ही मैं बनाता था। उस वक़्त हुँ, वो दूसरे कैमरे होते थे, जाएँ जी जाके हुँ, तस्वीरें डेवलप जो हैं करवाएँ। डेवलप करवाएँ। तो मैंने वो रिपोर्ट बना के भेज दी। हुँ, तो हफ़्ते के बाद जो अखबार आया उसमें वो छप छप गई। के आ गई। हुँ, फिर एक 2 और ऐसे मौके तो मैंने भेज दी, वो हुँ, बाय डाक ही भेजते थे। तो इत्तेफ़ाक की बात, मेरे ज़हन में नहीं था, मैं सिर्फ़ पीछे नाम लिखता था, कोई एड्रेस वग़ैरह नहीं लिखता था। तो फिर उन्होंने अखबार में छोटा-सा एक इश्तिहार दिया कि आप हमसे ना इस नंबर पे राब्ता करें और अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर वग़ैरह भेजें। तो उस वक़्त अभी हर बंदे के पास मोबाइल भी नहीं था। वो हुँ, मोबाइल थे थोड़े से, लेकिन वो थे वो जो बड़े-बड़े खंभों के पास जो है ना, इन्होंने निकाला था हाँ, एक फ़ोन। वो सिर्फ़ पेरिस और पेरिस के करीबी इलाकों में खंभे के ऊपर एक स्टिकर लगाते थे, ओके। तो उससे सिग्नल चलते थे। तो मेरे पास तो मैंने फिर वहीं से मैंने उनके साथ शुरू कर दिया। हुँ, फिर उन्होंने मुझे अपना एज़ाज़ी नुमाइंदा बना दिया। तो ये सिर्फ़ मेरा आप कह सकते हैं कि शुरू से आज तक शौक ही रहा है, हुँ। ये कोई कमाई का ज़रिया नहीं रहा। मगर आप चलता रहा। बता रहे थे कि आपने नवाए वक़्त की पहली यहाँ पे एजेंसी खोली थी। एजेंसी नहीं मगर यानी नहीं, मैं आप ये कह सकते हैं कि इस वक़्त जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सबसे पुराना सहाफ़ी। उम्र में तो मुझसे ज़्यादा भी लोग शायद हैं, जी। लेकिन सबसे पुराना मैं हूँ, क्योंकि एक दो और जो दोस्त थे वो फ़ौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एक साहब थे वो यहाँ से चले गए। तो उसके बाद हमारे एक दोस्त थे अपना जिसारत के मियाँ अमजद साहब, वो आजकल हमारे प्रेस क्लब के सदर हैं। एक ख़बरें के दोस्त थे, एक शबीर बदरमूम थे, वो फ़ौत हो गए। फिर मैंने असल में सबसे पहले फ्रांस में 2002 में पाकिस्तान प्रेस क्लब की बुनियाद रखी थी। मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन कराई थी, और एक्टिव सहाफ़ी जो हुँ, उस वक़्त हम 4 लोग थे, जंग लंदन, ख़बरें, जिसारत और नवाए वक़्त। तो उसके बाद उस पे हमने कराया, फिर हमने वहाँ पे उस पे बहुत प्रोग्राम भी किए। एसएम ज़फ़र साहब को बुलाया, जो भी कोई एम्बेसडर साहब होते थे। सबसे पहले फ्रांस में हमने फ्रेंच कौंसल जनरल जो कराची में होते थे, उनको यहाँ पे बुलाया, और उस वक़्त जो नौजवान जो कम्युनिटी के लिए बड़े काम करते थे, सुहेल सिद्दीक थे, शायद आपसे तो बहुत सीनियर थे। 98 9 में कुछ स्टूडेंट पाकिस्तानी बहुत एक्टिव रहे हैं यहाँ पे। हुँ, यूनिवर्सिटी डोफिन में उन्होंने पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से बहुत प्रोग्राम करवाए, और एक दो यूनिवर्सिटी में। तो हमने फिर जब फ्रेंच कौंसल जनरल को बुलाया, तो
मुख्तलिफ जो नौजवान उस वक़्त एक्टिव थे, जो अब नौजवानों के आपस में सेमिनार वगैरह करवाते थे, तो सबसे पहले हमने उस फ्रेंच कौंसल जनरल से हमने उनको अवार्ड दिलवाए। हुँ, ये हमने किया 2010 में। तो ये है कि बहुत एक्टिव रहे किसी ज़माने में हम, फिर ये है हुँ, कि ज़िंदगी बहुत और क्लब जी, बन गया, ऐसे हुआ। हुँ, साफ़ी भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर वो कुछ नाइंसाफ़ियों की वजह से वो जो हम काम करते थे, वो उस तरह ना हुए जो पहले करते थे। आपने अभी अपनी सियासत में के बारे में बात की है कि आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं। तो हम जब आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि ये सवालात क्या पूछे, तो हम नज़र आता है कि आप बढ़-चढ़ के पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल फिर ये था कि यहाँ पर फ्रांस में रह के पाकिस्तानी सियासत को का नुमाइंदा रहना आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है? 2002 तक, जब तक मैंने प्रेस क्लब की बुनियाद नहीं रखी, मैं सियासी तौर पे बहुत एक्टिव रहा। एक जमात के साथ बहुत उनका कोई ओहदेदार भी रहा, क्योंकि एक ही मुस्लिम लीग थी। लेकिन जब मैंने 2002 में प्रेस क्लब की बुनियाद रखी, तो मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट भी था। तो उसके बाद मैंने कहा जी, बेशक आप मेरी एफिलिएशन किसी भी जमात के साथ हो, मैंने अब किसी भी जमात का ओहदा नहीं लेना। हुँ, तो फिर 2002 से आज तक मैंने किसी भी सियासी जमात का कोई ओहदा नहीं लिया। हुँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं यहाँ पे, हाँ वो हुँ, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, गुज़िश्ता 10-11 साल से तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात और मुतहर्रिक तरीन जमात है। इन सब के साथ मेरा बड़ा ज़ाती और बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। हुँ, और मैं समझता हूँ कि यहाँ इस ख़ास तौर पे फ्रांस में रहने की वजह से, इस माहौल में रहने की वजह से मेरा वो जो सियासी माइंडसेट था, वो बहुत चेंज हुआ है। हुँ, मुझे कोई सियासतदान पाकिस्तान का अच्छा तो ज़रूर लग रहा है, हुँ, लेकिन अब मैं उसके लिए किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, मैं हुँ, उसकी करप्शन का दफ़ा नहीं करता। हुँ, जो जो दोस्त यहाँ पे अपनी सियासी पार्टियों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, ये नहीं करता। मैं सब पे तनकीद करता हूँ, हुँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी एक ही पहचान है, वो पाकिस्तान है। हुँ, हाँ, मैं किसी सियासतदान के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, या मैं उसको वोट भी देता हूँ, तो अगर वो किसी मामले में गलत है, वो करप्ट है या कुछ करता है, तो मैं कभी भी उसको डिफेंड नहीं करता। मुझे लगता है कि इसकी हमें दूसरी किस्त बनानी पड़ेगी कोई मसला नहीं। क्योंकि सवालात मेरे बहुत ज़्यादा हैं और मेरे जी। ख़्याल से आपके पास कहने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। जी। इस सवाल से मैं कंक्लूड करना चाहूँगी ये इंटरव्यू, क्योंकि हम आपका दोबारा दावत देंगे। हम्म। कोई आप ऐसा पैगाम देना चाहते हो, कोई ऐसा सवाल है जो हमने नहीं पूछा अभी तक, जो हमें पूछना चाहिए था, कोई डायरेक्शन, कोई नसीहत, कोई पैगाम आप देना चाहें पाकिस्तानी दूसरी नस्ल के लिए, मैं पाकिस्तानी की पहली मैं नस्ल के समझता लिए? हूँ कि पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहाँ बैठ के भी जितना काम और जिस अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं, शायद हम लोगों में वो कैपेसिटी नहीं थी, या हमारे पास वो वसाइल ही नहीं थे, या हमारे पास वो रिसोर्स ही नहीं थे कि हम कर सकते हैं। हम लोग जो आए थे यहाँ पे, हम लोगों ने जो मे जो हमारा मेन मकसद था, वो अपने आप को स्टेबल करना, अपनी फैमिलीज़ को करना। तो जो काम पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुआशरे के हवाले से, मैं समझता हूँ कि उसमें हमारी इतनी पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि हमारी जो नस्ल, जो पहली जनरेशन यहाँ पे आई थी, उसके और बहुत सारे मसाइल थे। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग जो यहाँ पे बड़े हुए हैं, या आपकी फैमिलीज़ यहाँ पे पहले से थी, आप उन मसाइल का शिकार नहीं है, आपके वो मसाइल पहले ही हल हो चुके हैं। तो जो काम आप कर सकते हैं, मैं समझता हूँ हम वो ना कर सकते थे, और ना ही हमारे पास अहलियत थी। आप यही देख लें, ये जो आप काम कर रहे हैं, और आपके नाम से, सकाफ़त पाकिस्तान के नाम से, कम अज़ कम कुछ होगा तो आपको भी हुँ, हौसला मिलेगा ना, कि आप कुछ कर सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, हमारे कम्युनिटी में हमारी कम्युनिटी में अगर कुछ
खामियां हैं तो हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी खूबियां भी हैं। जी, बिल्कुल। आप सैलाब ज़दगान का देख लें, आप ज़लज़ला ज़दगान का देख लें, हुँ, आप पाकिस्तान के इशू को देख लें, आप कश्मीर के इशू को देख लें, सारी कम्युनिटी 100 इख्तलाफात, लड़ाई और झगड़ों के बावजूद इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी सैलाब ज़दगान में मेरा ख़्याल है, जो मेरे पास थोड़ी बहुत मालूमात है, कम से कम €500,000 लोगों ने यहाँ से भेजा है, मुख्तलिफ बिल्कुल, लोगों ने। बिल्कुल। ज़लज़ला ये ज़बरदस्त है। अभी जो तुर्की में ज़लज़ला आया है, हमने €35,000 इकट्ठा किया, मुस्लिम हैंड और पाकिस्तान बिज़नेस फोरम ने। मुख्तलिफ मसाजिद ने पैसे इकट्ठे किए हैं, पेरीफीत की मस्जिद उनकी एसोसिएशन ने किया है, विले लबेल की ने किया है, नून लीग के दोस्तों ने किया है, तहरीक इंसाफ ने, यानी बहुत सारी हमारी कम्युनिटी में ऐसी ऐसी हैं कि जो बड़ी हमसे मुनज़्ज़म और पावरफुल कम्युनिटीज़ हैं, उनमें वो चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत सारे यंग अभी पिछले 10 साल में फ्रेंच पॉलिटिक्स में बहुत हिस्सा ले रहे हैं, मतलब जी। हिस्सा ले रहे हैं। हुँ, कोई डिप्टी मेयर है, कोई एडजॉ है, कोई कौंसैये है, किसी ने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, जी, ठीक है? और फिर बहुत सारे यंग जो हैं जो करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल। एक पाकिस्तानी है जो यहाँ पे उनकी कंपनीज जो हैं वो 40 मिलियन यूरो का ओह! शिफ्ट ऑफ फेयर कर रहे हैं। हुँ, तो ये कि कम्युनिटी हमारी में बहुत सारी मैं समझता हूँ पुराने लोगों ने तो काम किया है, उनकी इन मेहनत और तरह थी, लेकिन बिल्कुल। यंग जनरेशन भी माशाल्लाह बहुत काम कर रही है। बहुत शुक्रिया।